गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कृतिका कृतिका का सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें। फर्स्ट चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर है मेरे संग की औरतें। तो मैं पहले पार्ट पढ़ दूंगी और उसके बाद इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। तो क्वेश्चन आंसर वही लिखने हैं जो बुक में है। बाकी क्वेश्चन आंसर जो एक्स्ट्रा मैं जो भेज रही हूँ आपको पीडीएफ के थ्रू, उसको आप सिर्फ एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ताकि कभी एग्ज़ाम में आए तो आप उसको लिख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं पाठ। ये पाठ यहाँ पर मृदुला गर्ग जो लेखिका हैं, ये उनके बचपन की जो कहानी, उनके बचपन की कुछ यादें हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे संग्रहित किया है। और उनकी माँ और उनकी नानी, उनकी जो परदादी थी, वो उन सबके व्यक्तित्व का जो है उन्होंने यहाँ पे एक चित्रण किया है। और उस ज़माने में किस तरह से महिलाएं जो है एक अपनी खुद की सोच रखती थी, पर्दे में रहती थी, उसके बावजूद भी उनका एक अपना व्यक्तित्व था और अपनी ज़िंदगी वो अपने प्रकार से जीती थी। तो उस चीज़ का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, पर नानी की कहानी ज़रूर सुनी है, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मतलब समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी मतलब घूंघट लेने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का अपने पति पर कभी इजहार किया। पहले के ज़माने में ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानी है। तो उस समय पे जो है लोग जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा होता था, वो विलायत जाकर के, विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरा किया करता था। बहुत कम उम्र पे लोगों की शादियां हो जाया करती थी। तो जो लेखिका की जो नानी थी, उनकी भी बहुत कम उम्र में शादी हुई और उनके पति विलायत चले गए। वहाँ से लौटे तो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के रंग ढंग में रंगे हुए थे। लेकिन जो उनकी नानी थी, उन्होंने अपनी जो है वही घूंघट करना, पारंपरिक अपने रीति रिवाजों को निभाना और परंपरा को निभाना और अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर किया। उन्होंने कभी भी अपने पति को न बदलने के लिए कहा और न खुद अपने अंदर कोई बदलाव लाई। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुहज़ोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे मेरे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से कभी मुँह खोलकर बात नहीं की थी, ज़िंदगी के आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को ले आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज़ था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की के लिए वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता है कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब जब लेखिका की जो नानी थी वो मौत के करीब थी, तो उन्हें अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पति उनकी बेटी की शादी किसी अंग्रेज़ ऑफिसर से या अंग्रेज़ अफसर से करवा देंगे, या किसी अंग्रेज़ों के
या किसी अंग्रेजी सरकारी नौकरी में कोई हो उससे करवा देंगे। इसीलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ता हो। तो इसीलिए उन्होंने जो है क्रांतिकारी मित्र थे उनके नाना जी के, उनके पति के, तो उनको बुलवाया और उन्होंने उनसे वचन लिया कि उनकी बेटी के लिए वर वो तलाश करेंगे। खैर, इस तरह लेखिका की माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था उस समय भारतीय जो क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा करते थे, उनसे बहुत सारे अधिकार, जो उनके मौलिक अधिकार थे, वो छीन लिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसी के फलस्वरूप उन्होंने पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति से भी जो सरकारी जो इम्तिहान होते थे उसका अधिकार छीन लिया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था। बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। मतलब एक इतनी अमीर परिवार की बेटी की शादी एक साधारण से परिवार में करा दी गई जिसके पास की पुश्तैनी पैसा नहीं था। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चकना खा जाती थी। पहले लोग खादी की साड़ी ही पहना करते थे, खादी के कपड़े पहना करते थे, क्योंकि स्वदेशी अपनाओं का उस समय गांधी जी द्वारा दिया गया नारा, उस पे मतलब उसका पालन करना लोग चाहते थे, ताकि मतलब भारत की बने कपड़ों का जो है समर्थन हो, जो पैसा मिले कपड़ों का, जो भी भारत में बने जो सामान है उससे जो भी आमदनी हो वो भारतीयों को मिले, इस उद्देश्य से जो है खादी का चलन था उस समय पर। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठाना पड़े। वे कुछ ऐसे नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी कहा करती थी, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छीके पर टांग दी। मतलब जो कीमती सामान होता है हम उसे बहुत ही धो पोछ के बहुत करीने से रखते हैं, उसी प्रकार से उनकी जो बहू थी वो इतनी नाजुक थी कि वो उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत वाला काम नहीं करवाया करते थे। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली ये कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। भले ही उनका बेटा आज़ादी की लड़ाई लड़ता हो, लेकिन उनके जो ससुराल वाले थे वे अंग्रेज़ों के भक्त थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। मतलब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे वही उनके सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़े, जेब खाली हो, शोहरत न हो, परंतु दबदबा जो घर में रहता था वो उनके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस कदर थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब इतनी नाजुक और इतने अमीर परिवार की बेटी थी कि उनसे कोई भी मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं होता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। मतलब हमारे पास मेहनती काम करने वाले बहुत से लोग हैं, हम जो है हाथी पर हल नहीं, जो हाथी को खेतों में काम नहीं करवाया जाता हाथियों से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इतनी जो मतलब नाजुक है और इतनी अमीर जो लड़की है उससे हम अपने घर का जो है मेहनत वाला काम नहीं करवाया करते, इसके लिए हमारे पास दूसरे लोग हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब हमने देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिता
जी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज़ से पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की कोई सीख दी। खुद अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी बीमारी के चलते बीमारी का था और उनका ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त वे साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में बिताती थी और ये सब काम वो बिस्तर पे लेटे लेटे किया करती थी। पहले के ज़माने में जो है मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, तो लोग किताबें पढ़ने में जो है अपना समय व्यतीत करते थे। एक किताब पढ़ करके वो दूसरों को दे दी जाती थी और जब परिवार में सभी उस किताब को पढ़ लेते थे, फिर उस चीज़ों पे जो है चर्चा की जाती थी, तो इसे साहित्य चर्चा कहते हैं। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं मनोरंजन के, तो किताबें पढ़ना तो बहुत कम लोग, अब किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, पहले के ज़माने में समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा साधन था किताबें पढ़ना। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ, बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। पहला, वे झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त तो वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह चिट्ठी एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब परिवार में कोई एक दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी या अपनी राय नहीं थोपा करता था। लोगों को अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी थी। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाए, साड़ी हो जाए, तो वे तीसरी को दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उन्होंने भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय, पोशीदा रखना मतलब एक दूसरे के बीच कोई बात रखना, उसे सरेआम ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने को नहीं मिलती थी। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में कोई लड़की नहीं थी, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर अपनी मन्नत को दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी की भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन्ने से तथास्तु बजता। मतलब जो लेखिका की परदादी थी, ये ऐसी अफवाह थी उनके मोहल्ले में, उनके एरिया में, उनके गांव में कि लेखिका की माँ जो है भगवान से सीधे बातचीत करती है और वो कुछ भी चीज़ बोलती है भगवान उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। तो ये जो है पूरे उनके कस्बे में, गांव में, या कहीं बोलें कि पूरे उनके हिस्से में ये बात पूरी फैली हुई थी।
मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी अनुमान न रहा होगा। मतलब ये उस समय का है जब हर कोई ये चाहता था कि उनकी जो है बहू को लड़का हो, और जो है पुरुष प्रधान समाज हमारा माना जाता है। यहाँ लड़कियों की कामना कोई नहीं करता, लड़कों की कामना हर कोई करता है। तो सब उस समय पे भी ऐसा ही माहौल था। लेकिन जो परदादी थी उन्होंने पूरा भगवान से इसके लिए मन्नत मांगी कि उनकी बहू की पहली संतान लड़की हो, और उसे अपने बीच भगवान और अपने बीच में नहीं रख करके उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उनकी बहू को पहली संतान लड़की हो, और भगवान उनकी सुना करते थे। इस बात की अफवाह जो है चारों ओर फैली हुई थी। लड़की की गैर वाजिब आरजू सुनकर भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। मतलब लेखिका की माँ को एक के बाद एक 5 बेटियां हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ लग गई। मतलब चोर को चोर भी देखने को उनको मिल ही गया था। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस आया किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के लिए वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। मतलब उसको पहले से खबर थी कि कौन सा कमरा किसका है, और ये पूरा एकदम उसके दिमाग में था, और वो उसी कमरे में उतरा जहाँ पर उसको उतरना था। लेकिन माँ जी ने अपना कमरा बदल लिया था। उसे क्या पता था कि इतनी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव आने की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर, युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं चोर, झिझक कर रह गया। जब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा। माँ जी ने कहा, यह लोटा ले, कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्हें कैसे जान पड़ा कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़ने की खबर उस चोर को भी थी। मतलब चोर भी ये जानता था कि जो माँ जी हैं, जो परदादी हैं, उनका भगवान से सीधा कनेक्शन है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह बैठा। ये पाठ आगे का जो पाठ है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी अब।